Bismillahirrahmanirrahim. This is the second online lecture for the course of estimation of signals and systems. In the previous lecture, we concluded with the topic of that covered moments of a random variable and its functions. So today we are going to look at some of the topics from the previous lecture, not some, rather a few, which is the mean and covariance and correlation functions. And then we are going to cover a few basic types of kind of properties of signals that we were not able to cover in the previous lecture. Afterwards, we are going to do some basics of linear algebra, and that will conclude this lecture. So in the previous lecture, we saw what is mean, correlation, covariance, etc., and how can you compute them. So in this lecture we are going to use slightly different notations. That's because I'm going to now follow this book by Yakub Bar Shalom. It's titled Estimation with Applications to Tracking and Navigations. I'm going to share the link for the soft copy. Previously, I thought we should have, we shouldn't follow a particular book because I wanted to cover a broad range of topics, which I couldn't find a specific single book which covered all of them. But because of these online lectures, I have to, we need to follow a certain book so that all of us are on the same page. So in the previous lecture, we saw that the mean or the ensemble average of the random process is given by this equation. अच्छा, अब ये ensemble average क्या क्या चीज़ है? एवरेज जनरली हम देखते हैं तो वो एवरेज होती है टाइम सीरीज डेटा की, ठीक है। जनरली जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वो होती है टाइम सीरीज डेटा की। आप ऐड अप करते हैं एक टाइम सीरीज को, और अगर उसके सैंपल्स हैं उस टाइम सीरीज में, या सैंपल है उसमें, सॉरी डिस्क्रीट टाइम है, तो आप सैंपल्स देखते हैं और सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल्स, एंड देन यू add them up and divide them by the total number of samples. ensemble average कोई इस तरह की चीज़ है कि आप बजाय इसके कि उसकी टाइम सीरीज की एवरेज लें, आप करते ही हैं कि आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं अगेन एंड अगेन। लेट्स से आज आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर कल किया, फिर परसों किया, डिफरेंट आइटरेशंस होगी उसी सेम चीज़ की, और फिर आप इन सारी चीज़ों को इनकी एवरेज ले लेते हैं, तो ये ensemble एवरेज है। सो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है, और देन you average the results, that's known as the ensemble average or the expected value. अच्छा जी, तो expected value जो आपके पास होगी यहाँ पे, वो आपके पास इस चीज के इक्वल है। जीटा वो लेट्स से कोई भी आपके पास रैंडम वेरिएबल है जिसका आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं, इवेंट है, और ऑलरेडी ये डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो दिस इज द मीन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरिलेशन और कोवेरियंस फंक्शंस देखे थे। यहाँ पे आपको टर्म नजर आ रही होगी ऑटो कोरिलेशन और ऑटो कोवेरियंस। डेफिनेशन सेम है ऑटो कोरिलेशन की और कोवेरियंस की, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया वही चीज़ है। अगर इसे कंपेयर करें आप प्रीवियस लेक्चर से तो सेम चीज़ आपको नजर आएगी। फर्क कहाँ पे है ऑटो कोरिलेशन और कोरिलेशन या ऑटो कोवेरियंस और कोवेरियंस में? सिंपली अगर आप जो आपके पास सेंट्रल मूवमेंट या मीन है उसे अपने एक्चुअल सिग्नल से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इन दैट केस आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे अगर आप ये फार्मूला यूज करें। और अगर आप उस सिग्नल को नॉर्मलाइज ना करें
उन रैंडम वेरिएबल्स को नॉर्मलाइज ना करें अबाउट देयर मीन, तो देन the quantity that you compute using this formula is known as autocorrelation, and the same logic goes for this autocovariance also. और लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन था जी, ऑटो कोरिलेशन और ऑटो कोवेरियंस आपस में लिंक कैसे हैं। तो ऑटो कोवेरियंस बेसिकली क्या चीज़ है? ऑटो कोवेरियंस आपका या कोवेरियंस आपकी कोरिलेशन ही है, एक्सेप्ट यू सब्ट्रैक्ट द इंडिविजुअल मीन्स, द मल्टीपल ऑफ मीन्स ऑफ द सिग्नल, बोथ दोज सिग्नल्स। सो अगर आपके पास जीरो मीन सिग्नल्स हैं डिपेंडेंट, तो देन आपकी कोवेरियंस और कोरिलेशन आपस में बराबर होंगे यूजिंग दिस थिंग। ठीक है, ये आपके पास कोरिलेशन आ गया और ये इंडिविजुअल आपके पास उनके मीन्स आ गए। सो अगर आपके पास जीरो मीन प्रोसेस है, जीरो मीन रैंडम वेरिएबल है, तो देन you will have the covariance and correlation are going to be equal. अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जो सिग्नल्स की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अब ये चीज़ें फ्यूचर में हमारे काम भी आएंगी। सो पहली चीज़ है स्टेशनरिटी। कोई भी सिग्नल रैंडम प्रोसेस स्टेशनरी कब होगा? सो अगर एक रैंडम प्रोसेस का मीन और कोरिलेशन फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन या कोरिलेशन फंक्शन आपस अगर टाइम इनवेरिएंट है, दोनों मीन और कोरिलेशन, ये दोनों अगर टाइम इनवेरिएंट है, यानी टाइम के साथ वेरी नहीं करते, ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक टाइम शिफ्ट से, तो देन ऐसे सिग्नल्स को आप स्टेशनरी सिग्नल्स कहते हैं, या वाइड सेंस स्टेशनरी। ठीक है जी, वो दोनों एक ही चीज है। सो ऐसे सिग्नल्स के केस में अगर आपके पास लेट से स्टेशनरी सिग्नल्स की बात हो रही है, सो अगर आपके पास दो सिग्नल्स हैं और वो रियल वैल्यूड है, या अगर आपके पास एक सिग्नल है और वो रियल वैल्यूड है, तो देन उसका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक such that RT1 T2 will be equal to RT2 T1. order matter नहीं करेगा, आप किस order में जा रहे हैं, that will imply this thing, or ta is equal to the difference of T1 and T2। ठीक है जी। अब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी हम आगे वेरिएंस के सेंस में इस पर बात करेंगे। सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी क्या चीज है वाइड सेंस स्टेशनरी सिग्नल की केस में? दैट इज इक्वल टू simply the Fourier transform of the correlation autocorrelation function of that random process। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, this thing is the Fourier transform formula। ठीक है जी, Fourier transform formula, और ये आपके पास वो autocorrelation टर्म आ गई। ओमेगा डेफिनेटली इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी में देखना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा, तो ये जो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी जो भी रैंडम प्रोसेस या रैंडम अगर वेरिएबल होगा, उस केस में ये चीज़ क्या है, स्ट्रिक्ट एंड स्टेशनरी। जो पिछले हमने सिर्फ स्टेशनरी देख रहे थे, स्टेशनरिटी, वो क्या थी कि आपके पास फर्स्ट टू मोमेंट्स टाइम इनवेरिएंट होने चाहिए। स्ट्रिक्ट के केस में आपके पास along with those two quantities your PDF also needs to be time invariant, it shouldn't change with time। ठीक है जी, अगर आप एक टाइम शिफ्ट करते हैं उसके बाद अपनी पीडीएफ को देखते हैं, इट शुड बी द सेम, देन यू विल से कि आपके पास जो प्रोसेस है इट्स स्ट्रिक्टली स्टेशनरी। देन देयर इज अनदर टर्म नोन एज ergodicity। ergodicity क्या है कि अगर आपके पास टाइम एवरेज इक्वल हो एक्सपेक्टेड वैल्यू के या एंसेंबल एवरेज के, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इट्स ergodic। ठीक है, ergodic प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें टाइम एवरेज और ensemble एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर हो। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम
जब एस्टिमेशन में जाएंगे तो नॉइज से हमारा बड़ा लेना देना रहेगा। रदर हम कोशिश करेंगे नॉइजी इन्वायरमेंट में अपने जो भी एस्टिमेट्स हैं उन्हें अपने जो भी पैरामीटर्स हैं उन्हें एस्टिमेट करें, या अपने सिस्टम को नॉइजी कंडीशंस में उसे एस्टिमेट करें। सो वाइट नॉइज हम जनरली कंसिडर करेंगे, जो भी इसमें रादर हम कंसिडर कर रहे होंगे एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज। एडिटिव इसलिए कि वो ऐड अप हो रही होगी जो भी पैरामीटर है उसमें। सो गॉसियन इसलिए कि उसकी जो पीडीएफ होगी दैट इज गोइंग टू बी गॉसियन। अब वाइट उसमें क्या चीज है? सो अगर एक प्रोसेस की जो ऑटो कोवेरियंस है वो 0 हो 2 डिफरेंट टाइम्स के लिए, ठीक है जी, तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं कि ये इस किस्म की चीज आपके पास वाइट नॉइज है, ठीक है। सो ये हमने कंक्लूड कर लिया जो भी हमारी बेसिक्स थी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर सिस्टम्स। मोस्टली हम लीनियर अलजेब्रा देखते होंगे। सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस। एक n क्रॉस m मैट्रिक्स को होती क्या, ये एक 2 डायमेंशनल अरे होगी, ठीक है। n नंबर ऑफ कॉलम्स और m नंबर ऑफ रोज होंगे इसमें। अगर A आपके पास एक मैट्रिक्स है, you can with aij being the individual elements of this matrix, you can write this matrix as this thing। जैसे आप मैट्रिसेस से आगे डील कर रहे होंगे वैसे ही वेक्टर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ अननोन पैरामीटर्स हैं मल्टीपल, तो देन जनरली हम देखेंगे कि आगे वो अरेंज हुए इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर और स्पेसिफिकली कॉलम वेक्टर, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाता कि ये जो वेक्टर है ये रो वेक्टर है, सो तब तक कहीं भी आगे वेक्टर का जिक्र आएगा तो हम हमारे लिए ये क्लियर होना चाहिए इट्स अ कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर क्या चीज है? इट विल बी एन n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, n नंबर ऑफ रोज होंगी और एक सिंगल कॉलम होगा। अच्छा जी, अब बेसिक कुछ ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपल है। क्या चीज़ है कि आपके पास जो आप इस ऑपरेशन में रोज को कॉलम और कॉलम को रोज से रिप्लेस कर देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये डेफिनेशन देख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई इंस्टेड ऑफ ए आई जे। सो ये आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया। अच्छा, एक कॉलम वेक्टर को लिखना जनरली जब आप टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू राइट, या डिफिकल्ट तो ना कहें लेकिन लेट्स से अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं तो देन एक कॉलम में चीज लिखना इट इज गोइंग टू बी बिट ऑफ अ हेडेक, उसके एडजस्टमेंट एंड सो ऑन अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी चीज। सो जनरली हम कोई भी कॉलम वेक्टर जब लिखते हैं तो दैट इज रिटन इन दिस फॉर्म। सो ये क्या चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक रो वेक्टर है, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये एक कॉलम वेक्टर बन गया, ठीक है। और अगर आपने एक कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज लेना तो एक रो वेक्टर बन जाएगा और वो चीज आ जाएगी आपके पास कुछ इस तरह से। अच्छा, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम कब कहेंगे? सिमेट्री तब होगी जब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो, या ये भी एक इक्विवेलेंट कंडीशन आपको दी गई है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस कुछ ये चीज़ है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से सी आपके पास एक मैट्रिक्स है व्हिच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ matrices A and B where alpha and beta are two scalar quantities। so इसके जो अल्फा अगर आप मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये अल्फा इंडिविजुअल एलिमेंट्स
मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और सिमिलरली जो बीटा है वो मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है जी। और एडिशन के लिए डेफिनेटली लाजमी है कि ए और बी की जो आपके पास डायमेंशंस हैं ये इक्वल हों। तो अगेन सी की डायमेंशंस क्या होंगी जो ए या बी की डायमेंशन है, बिकॉज ए और बी की डायमेंशन सेम है, सी की भी वही डायमेंशन होगी। अच्छा जी, सिमिलरली अगर आप दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को देखते हैं, लेट्स से सी इज इक्वल टू ए इनटू बी, तो उस केस में हर जो एलिमेंट होगा सी का वो आप कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस, और यू नो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल। अच्छा, इस केस में एक चीज जरूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी जो इनर डायमेंशन है मैट्रिसेस ए और बी की, दैट नीड टू मैच। इनर डायमेंशन मीन अगर n क्रॉस m a है और तो m क्रॉस समथिंग b होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी ये इनर डायमेंशंस है m दिस जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है उसका जो सेकंड यानी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और फर्स्ट जो सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, और जो आपके पास रिजल्टिंग इनकी प्रोडक्ट का जो डायमेंशन होगी सी मैट्रिक्स की, जो आपके पास डायमेंशन होगी, इट इज गोइंग टू बी दिस थिंग n क्रॉस p, जो आउटर आपके पास यहाँ पे डायमेंशन आ रही है। और डेफिनेटली a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a in general, so it's not commutative. इसी तरह अगर आपने एक मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेना है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज दिस थिंग, you will change the order of the matrices, individual matrices, whole transpose अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, that can be replaced by individual transpose, but in that case you have to change the order of those matrices. So अगर आपके पास सिमिलरली इस तरह की कोई चीज हो, फिर बी और सी आपके पास कॉलम वेक्टर्स हैं, ठीक है जी, तो इन दैट केस अगेन ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, सो अगेन ए और बी की इनर डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, यानी ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो देन आपके पास जो आउटपुट आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, उसकी जो डायमेंशन होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n क्रॉस 1, एंड दिस मींस इट इज गोइंग टू बी अ कॉलम वेक्टर एज वेल। ठीक है, बट द ऑर्डर मैटर्स, किस ऑर्डर में आप चीज रख रहे हैं। यू कैन नॉट डू बी इनटू ए, क्यों? बी आपके पास m क्रॉस 1 है और a आपके पास n क्रॉस m है, तो इन दैट केस आपके पास जो फॉर्म आएगी मल्टीप्लिकेशन की वो क्या आएगी, 1 क्रॉस m इंटू सॉरी m क्रॉस 1 इंटू n क्रॉस m। इन दैट केस द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो देन दो वेक्टर की जो इनर प्रोडक्ट है, या जो आपके पास आप उसे क्या लें यूक्लिडियन स्पेस में जो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, हम डिनोट उसे करते हैं इस चीज से, ठीक है, नॉन से, और दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, और इट इज गोइंग टू जनरेट अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, column हो या row, it is going to be sorry, in this case we have what do we have is a uh, uh, so we have column vector। ठीक है जी, तो column vector के केस में it's going to be a scalar quantity। so inner product हमेशा आपके पास क्या होगी, एक सिंगल क्वांटिटी होगी। और इसी तरह इन चीज़ों की एप्लीकेशंस डेफिनेटली आपकी आगे आने वाली चीज़ों में होंगी। ठीक है, सो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया कि लीनियर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेशन LMMSE, इसमें हम आगे जाके कवर करेंगे, तो इसमें ये चीज़ यूज हो रही होगी। इसी तरह जैसे इनर प्रोडक्ट आपने देखी, आउटर प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल होगी, इनर प्रोडक्ट आपके पास इस चीज़ के इक्वल है A ट्रांसपोज B, तो आपके पास जो आउटर प्रोडक्ट है वो इस चीज के इक्वल होगी, और आउटर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा जी, इट इज गोइंग टू बी
अ मैट्रिक्स, इट इज गोइंग टू बी आउटर प्रोडक्ट, हमेशा उसका जो आउटपुट होगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा और इन प्रोडक्ट का हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी है ट्रेस। सो एक मैट्रिक्स का ट्रेस किस चीज के इक्वल होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल टर्म्स, ठीक है जी। और हमेशा जो आपके पास ट्रेस होगा ए का, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, बिकॉज यू डोंट चेंज द डायगोनल वैल्यूज। और सिमिलरली अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, m क्रॉस n और n क्रॉस m की, तो ट्रेस ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ b इंटू a। एंड देन यू कैन सी here okay, what happens when the matrices you have more than two matrices, this is the thing, ठीक है जी। अच्छा जी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी उसका ट्रांसपोज और वो इक्वल है, तो देन उसकी डिकम्पोजिशन भी की जा सकती है। ये आपके पास जो डिकम्पोजिशन हुई है, दिस इज नोन एज चॉल्स्की डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। और दिस वन इज नोन एज द LDL डिकम्पोजिशन। सो इसे हम LDL या LDU भी कहते हैं, LDU फैक्टराइजेशन। और इन दिस केस, इन द केस ऑफ चॉल्स्की डिकम्पोजिशन, ये जो आपके पास C है, ये आप इसे कहते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और डायगोनल से ऊपर इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरोस होंगे, ठीक है जी। और इसी तरह L आपके पास क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल विद जीरोस अबव द डायगोनल एंड यूनिट्स ऑन द डायगोनल, ठीक है। L is unit lower triangular whereas C is lower triangular। यूनिट लोअर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या फर्क है? लोअर ट्रायंगुलर में आपके लोअर ट्रायंगुलर में आपके पास जीरो होते हैं डायगोनल से ऊपर, जबकि इन द केस ऑफ यूनिट लोअर ट्रायंगुलर आपके पास जीरो होंगे अबव द डायगोनल और यूनिट्स ऑन द डायगोनल, ठीक है जी। सो दिस इज काइंड ऑफ द डिकम्पोजिशन। आगे जब भी जरूरत पड़ी इस किस्म की डिकम्पोजिशन की, सो यू शुड नो ओके what is this thing, this decomposition, और symmetric matrices के लिए ये की जा सकती है, ठीक है जी। so you should know the basic concept of this thing। this doesn't mean कि आपको ये कहा जाएगा कि आप जी आपके पास दो matrices हैं, चलें इनका चॉल्स्की फैक्टराइजेशन करें या LDU फैक्टराइजेशन करें, ऐसी चीज़ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हम आगे जाके यूज करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अलबत्ता आपको हेल्प होगी आगे जाके यूज करने में अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, सो एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स का इनवर्स यही चीज़ है कि अगर आप दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इनटू ए, इट इज गोइंग टू यील्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स इन अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन द डायगोनल। डायगोनल पे आपके पास वंस पड़े होंगे, ठीक है जी। और इनवर्स आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं यूजिंग दिस थिंग, pretty common or very well known thing। so where this thing in the denominator is the determinant of A, and this thing C is called the adjugate of A। अच्छा जी, इसके बाद जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे that include inversion of partitioned matrix और matrix inversion lemma, orthogonal projection of vectors। मैट्रिक्स इन्वर्जन लेमा आगे भी हम देखेंगे जब हम काल्मान फिल्टर डिराइव करेंगे, तो उसमें ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इन्वर्जन ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स। सो लेट्स से you have a non-singular matrix which is partitioned something like this, ठीक है जी। सब मैट्रिसेस हैं
ये जो आपके पास P11, P12, P21 और P22 ये आ, इस मैट्रिक्स की पार्टीशंस हैं। इसका जो इनवर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग V11, V12 एंड सो ऑन, वेयर you are given the dimensions of these partitions specifically here। ठीक है जी, ये आपको dimensions दी गई हैं। तो then ये जो partitions होंगी इनका जो inverse होगा individual V11 for example it is going to be equal to this thing, V12 this and so on। so you should know कि this such a thing exists। ठीक है, आप एक मैट्रिक्स की पार्टीशंस करके भी उसका इनवर्स ले सकते हैं और उसके एलिमेंट्स कंप्यूट किए जा सकते हैं। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैट्रिक्स इन्वर्जन लेमा। ये हम आगे जब लीनियर एस्टिमेशन की बात कर रहे होंगे डायनामिक सिस्टम्स के लिए, तो कालमन फिल्टर की आपके पास सर्टेन फॉर्म्स इससे आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस एंड दिस थिंग। ठीक है, जस्ट यू शुड नो कि देयर इज समथिंग नोन एज द मैट्रिक्स इन्वर्जन लेमा, ताकि आगे जब हम कोई बात करें तो आप रिकॉल करने के काबिल हो इस चीज को। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर की और एक होती है आउटर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या चीज है? इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर की आपके पास उसे हम नॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, L2 नॉर्म उस वेक्टर का, वो आपके पास ये चीज डिनोट करेगी इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, और दिस थिंग इज आल्सो द सेम। ठीक है, नॉर्म भी इसे कहते हैं, L2 नॉर्म। सो एक और चीज है आपके पास इसमें शॉर्ट्स इनइक्वालिटी व्हिच कम्स फ्रॉम दिस थिंग। वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्म L2 नॉर्म विल ऑलवेज बी लेस देन इंडिविजुअल। अगर दो आपके पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उस केस की बात हो रही है ए और बी, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो उस केस में इनका जो नॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन द इंडिविजुअल the individual norms of these two vectors or the individual magnitudes of these two vectors। अच्छा जी, अब अक्सर आपने सुना होगा जी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं और ऑर्थोनॉर्मल हैं, समथिंग लाइक दिस। सो दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब आपके पास इनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आपके पास जीरो है तो ऐसा ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। और अगर आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखनी है एक वेक्टर ए की बी पे, ठीक है, दोनों वेक्टर्स हैं, तो उस केस में ऑर्थोगोनल जो प्रोजेक्शन है वी डिनोट इट बाय दिस थिंग। ठीक है, हियर इन दिस बुक, so if you follow this book we denote it something like this, or that is equal to this thing। ठीक है, that is the inner product of these two vectors divided by the L2 norm of the vector जिस पे हम प्रोजेक्शन अपनी कर रहे हैं into that vector itself। और then आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन द वेक्टर ए और उसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये आपके पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ गई। सो ए और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज which is this thing will also be what it is also going to be orthogonal with this vector b। ठीक है जी, ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि this is the vector b, this is the uh, this is the projection, orthogonal projection of A on B, and this is the difference of the actual vector and the orthogonal projection।
ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। सो ये अगर देखें कि यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्शन है ये भी ऑर्थोगोनल है टू दिस थिंग बी। सो इसके बाद जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और आई विल नॉट रिपीट दैम इन द फ्यूचर। सो इट्स बेटर कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जब आप ये लेक्चर सुन लें उसके बाद भी, तो डू डिस्कस इट। ठीक है जी, इस लेक्चर को टाइम पे सुने और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के रेलेवेंट आपके पास आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए। जी, सो तीन चीज़ें, ग्रेडियंट, जैकोबियन और हेसियन। सो ग्रेडियंट क्या चीज़ है? बेसिकली ग्रेडियंट ऑपरेटर में आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ग्रेडियंट अगर आपने फाइंड आउट करना है एक m डायमेंशनल वेक्टर का m डायमेंशनल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, तो देन ये ग्रेडियंट ऑपरेटर आ गया। दिस मींस यू are going to partially differentiate this m dimensional function f of x. So in that case the gradient operator goes something like this. Gradient operator आपके पास हमेशा क्या चीज होगी? It's going to be a column matrix and this vector valued function f of x is a रो वेक्टर और इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी वेयर इफ यू सी के इसकी जो रोज हैं वहाँ पे सारे विद रिस्पेक्ट टू x1 आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेयर एज अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में आपके पास फंक्शन सेम है f1 थ्रू आउट इन द फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड आपके पास कॉलम में f2 होगा एंड सो ऑन। अगर आप इस ग्रेडियंट का ट्रांसपोज ले तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है दैट इज नोन एज जो मैट्रिक्स आती है दैट इज नोन एज द जैकोबियन मैट्रिक्स। सो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या आपके पास ग्रेडियंट का ट्रांसपोज है एंड नथिंग मोर देन दैट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ gradient and this thing a lot in the coming lectures. हेसियन लास्ट में हेसियन क्या है? हेसियन आपके पास क्या चीज़ है जी? अगर आपके पास एक स्केलर फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, ठीक है, तो देन हेसियन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द n डायमेंशनल वेक्टर ऑफ x। ठीक है, और कुछ इस तरह की चीज होगी। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं डबल जो डायगोनल वैल्यूज हैं वहां पे क्या होगा? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेम एलिमेंट। x1 यहाँ पे है, सो x1 अगेन दो दफा आप डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x1। सेकंड डायगोनल पे क्या होगा? दो दफा आप डेरिवेट कर रहे होंगे इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, सो यू शुड नो एटलीस्ट यू शुड बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ दिस थिंग। ठीक है जी, सो ये कंक्लूड करता है हमारा ये वाला पोर्शन। सो नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का। सो आइगन वैल्यूज आपके पास क्या चीजें होंगी? ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी डेफिनेटली। अगर आप एक n क्रॉस n मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालते हैं तो इट्स गोइंग टू बी ईच आइगन वैल्यू इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी such that it is going to satisfy this equation। ठीक है जी, u आपके पास u i's जो है ये आपके पास है आइगन वेक्टर्स और अगर आपके पास आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो, रिपीट ना हो रही हो, तो देन देयर आर गोइंग टू बी n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आल्सो। सो एक मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अगर उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो।
जब आप आइगन वैल्यू कंप्यूट करें अगर उसमें कोई भी जीरो आ जाए दैट मीन्स आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर है। अलबत्ता अगर वो जीरो ना आए तो देन आप कहेंगे कि नॉन सिंगुलर है। और इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट आप कंप्यूट कर सकते हैं इफ यू सिंपली मल्टीप्लाई ऑल द आइगन वैल्यूज, so you are going to get the determinant of this thing। तो सिंगुलैरिटी आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ जाए तो देन योर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज यू कैन आल्सो रिलेट आइगन वैल्यूज टू योर डिटर्मिनेंट एंड सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी। सो इसी तरह जी ट्रेस आप किसी भी मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना चाहें जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ, सो इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। द नेक्स्ट जो चीज है दैट इज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर अपना जो भी एस्टिमेशन थ्योरी है उस पे आएंगे वापस, और जितनी भी बेसिक्स थी प्री रिक्विजिट्स थे हमने कवर कर लिए हैं यहाँ तक। मेरी कोशिश थी कि जितने भी आगे ऐसी चीज़ें यूज़ हों वो हम कवर करें। जो कंटेंट था इस लेक्चर का ये पहले भी आपको मैंने बताया इस बुक से जो आपके सामने है। इस बुक की सॉफ्ट कॉपी का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा MS Teams पे। मैंने कोशिश की थी कि ये पोर्टल पे अपलोड हो सके लेकिन साइज़ शायद ज़्यादा है इसलिए अपलोड नहीं हो सकी। सो बुक डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से रीड करें। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एट एनी टाइम इन द इंटरैक्टिव सेशंस में भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट।